मुझे अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए फटे पुराने कपड़ों में देखकर मेरे दादाजी के माथे पर बल पड़ गए। क्या महीने के $2,50,000 काफी नहीं थे? मैंने कहा, मुझे तो $1 भी कभी नहीं मिला। उन्होंने अपना फोन उठाया और तुरंत अपने वकीलों को फोन किया। मेरे दादाजी मेरी आंखों के सामने कभी नहीं रोए थे, न तो मेरी दादी जी के अंतिम संस्कार के समय और न ही तब जब 71 साल की उम्र में उनकी पहली हार्ट सर्जरी हुई थी। यहाँ तक कि मेरी शादी के समय भी नहीं। हालांकि मैंने उन्हें शादी की रस्मों के दौरान अपनी पलकें जोर से झपकाते हुए देखा था, ठीक उसी तरह जैसे उनकी पीढ़ी के पुरुष करते हैं, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि दुख दर्द एक निजी मामला है। लेकिन जब बच्चे के जन्म के 3 दिन बाद वे मेरे हॉस्पिटल के कमरे में आए और उन्होंने मुझे देखा, सचमुच मुझे देखा, तो उन्होंने वही कमीज देखी जिसे मैं मंगलवार से पहने हुए थी। उन्होंने मेरी आंखों के नीचे पड़े गहरे काले घेरे देखे और उन्होंने ये भी देखा कि जब नर्स ने हॉस्पिटल के बिल की बात की तो मैं कैसे सहम-सी गई। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव उभरा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी ठुड्डी कांप उठी। बस एक बार। फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने धीरे से कहा, क्लेयर, और एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गए। ऐसा लगा जैसे उनके पैरों को अचानक अपनी बढ़ती उम्र का एहसास हो गया हो। क्या महीने के $2,50,000 काफी नहीं थे? मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। क्या? पैसे? उनकी आवाज में सावधानी और नपातुलापन था। मैं तुम्हारी शादी के बाद से ही तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, हर महीने की पहली तारीख को, बिना किसी चूक के। मैं चाहता था कि तुम आराम से रहो, तुम्हें कभी किसी बात की चिंता न करनी पड़े। उन्होंने मेरे हाथों की ओर देखा। रात की शिफ्ट में सफाई का काम करने की वजह से मेरे हाथ रूखे और फटे हुए थे। ये काम मैंने तब शुरू किया था जब मैं 6 महीने की गर्भवती थी, क्योंकि हम बिजली का बिल भी नहीं चुका पा रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि तुमने सादगी भरा जीवन जीने का फैसला किया है। मेरी बेटी मेरी छाती पर सो रही थी, 8 पाउंड 4 औंस वजन, महज 2 दिन की, मगर मेरे लिए इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा असली चीज। दादाजी, मेरी आवाज लड़खड़ा गई, बहुत ही धीमी और कमजोर। मुझे तो $1 भी कभी नहीं मिला। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। काफी देर तक वे कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया, और जब लाइन जुड़ गई तो उन्होंने बस 4 शब्द कहे, पैट्रिशिया से बात करवाओ। अभी ठीक उसी समय दरवाजा खुला। मेरा नाम क्लेयर एशवर्थ है। मैं 29 साल की हूँ और 72 घंटे पहले तक मैं आपसे यही कहती कि मेरी जिंदगी कैसी होगी, इस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं अपने दादाजी एडवर्ड एशवर्थ के साथ पली बढ़ी। मेरी माँ के पिता। जब मैं 9 साल की थी तब एक कार दुर्घटना में मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। उन्होंने ही मुझे सवाना में अपने घर में पाला पोसा। वह एक बहुत ही खूबसूरत पुराना घर था जिसके चारों ओर बरामदे थे, बहुत सारे कमरे थे और एक रसोई थी जहाँ से हमेशा घर की नौकरानी के बनाए बिस्किट की खुशबू आती रहती थी। दादाजी जॉर्जिया के पुराने रईस परिवारों में से थे, ऐसे इंसान जो 40 साल तक एक ही घड़ी पहनते थे और कभी ये जिक्र नहीं करते थे कि उसकी कीमत कितनी है। वो शहर के बीचों बीच बने एक दफ्तर से अपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म चलाते थे और उनकी इज्जत इतनी थी कि जब भी कोई उनका नाम लेता तो लोग सीधे खड़े हो जाते थे। उन्होंने मुझे कभी बोझ जैसा महसूस नहीं होने दिया, एक बार भी नहीं, पूरे 20 सालों में। बाद में पता चला कि वह चुपके से हर महीने $2.5 लाख एक ऐसे बैंक खाते में भेज रहे थे जिसके बारे में मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चला था। 3 साल पहले एक फंडरेजर में मेरी मुलाकात मार्क कैलोवे से हुई। वह फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते थे, बहुत ही आकर्षक इंसान थे। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि वह तस्वीरों से कहीं ज्यादा असल में अच्छे दिखते थे। वो सही समय पर हंसते थे और हफ्तों पहले कही गई मेरी छोटी छोटी बातें भी उन्हें याद रहती थी, जिसे अब मैं एक हुनर मानती हूँ, कोई स्वाभाविक गुण नहीं। हमने 8 महीने तक एक दूसरे को डेट किया। उन्होंने उसी रेस्टोरेंट में मुझे शादी का प्रस्ताव दिया जहां हमने अपना पहला डिनर किया था। दादाजी को वो पसंद थे। ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, शायद जरूरत से ज्यादा ही। दादाजी इंसानों के चरित्र को पहचानने में बहुत माहिर थे, सिवाय तब के जब कोई जानबूझकर उनके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो। खतरे के संकेत तो साफ दिख रहे थे, बस मेरे पास उन संकेतों को नजरअंदाज करने या उनके लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेने का एक बहुत ही पक्का तरीका था। मार्क ने जिस ज्वाइंट अकाउंट साझे खाते को खोलने का सुझाव दिया था और बाद में मेरी सारी कमाई उसी में जमा करवाना शुरू कर दिया था, वो उस समय मुझे बहुत ही सुविधाजनक लगा था। जिस तरह वो हमारे घर का सारा हिसाब किताब संभालते थे, क्योंकि उन्हें अंकों का हिसाब लगाने में मुझसे ज्यादा महारत हासिल थी।
वह मुझे काम का एक सही बंटवारा लगा था, लेकिन एक तरफ जहां हमारे घर के राशन पानी का बजट लगातार कम होता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके कपड़ों का ज़ख़ीरा लगातार बढ़ता जा रहा था। अक्सर ऐसा होता था कि रेस्टोरेंट में खाना खाते समय मैं तो मेन्यू देखकर हिसाब किताब लगाने लगती थी, लेकिन उन्हें इसकी कभी कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। जिस तरह उन्होंने दादाजी के पैसों को ऐसी चीज के तौर पर बताना शुरू कर दिया था जिस पर आगे चलकर हमारा भी हक होगा, ये सारी बातें मुझे खटकने लगी थी। मैंने खुद को यही समझाया कि इनमें से कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है, बस एक छोटी मोटी अजीब आदत, एक अस्थायी असंतुलन, दो लोगों की जिंदगी के आपस में जुड़ने पर होने वाली आम सी छोटी मोटी तकरार। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और हालात तेजी से मुश्किल होने लगे। मार्ग भी बहुत व्यस्त हो गया और छोटी छोटी दिक्कतें एक के बाद एक जमा होने लगी। जब मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तब मैंने एक दूसरी नौकरी भी कर ली। हफ्ते में 2 रातें ऑफिस की बिल्डिंगों की सफाई करती थी, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बहुत कम हो गया था और मुझे वो अनिश्चितता वाला एहसास बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने दादाजी को नहीं बताया, मुझे शर्म आ रही थी। मुझे लगा कि ये हमारी समस्या है और हमें ही इसे सुलझाना चाहिए। मार्क को सफाई वाली नौकरी के बारे में पता था, वह इसे मेहनती काम कहता था। एक बार जब मैं अपनी शिफ्ट के लिए तैयार हो रही थी तो वह मेरे लिए एक स्मूदी ले आया। उसने मेरे माथे पर चूमा, कहा कि उसे मुझ पर गर्व है। $8 मिलियन उसके नाम वाले एक अकाउंट में पड़े थे। मुझे तब तक इस बारे में पता नहीं था। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वे थे अमेज़न के पैकेज। ये मेरी प्रेगनेंसी का लगभग चौथा महीना था। मार्क की माँ विवियन घर पर ज्यादा समय बिताने लगी थी। वह 40 मिनट की दूरी पर रहती थी और उनका शेड्यूल कुछ ऐसा था कि उन्हें घर आने के लिए अपना कोई भी काम बदलना मुश्किल नहीं लगता था। वह और मार्क हमेशा से इतने करीब थे कि मुझे लगता था जैसे मैं किसी और की फिल्म में आ गई हूँ। हमारे घर की हर चीज के बारे में उनकी अपनी राय होती थी, यहाँ तक कि मैं किचन कैसे व्यवस्थित करती हूँ इस बारे में भी। वह अपनी राय को मददगार सुझावों के तौर पर बताती थी, लेकिन उनका लहजा ऐसा होता था जिससे साफ लगता था कि उनकी बात से असहमत होना एक तरह की नाशुक्रगुजारी है। पैकेज रोज आते थे। ज्यादातर मार्क के लिए कपड़े होते थे, हालांकि कुछ पर विवियन का नाम भी लिखा होता था। ज्यादातर कपड़े ही होते थे, बहुत महंगे, ऐसे ब्रांड्स जिन्हें मैं पहचानती तो थी, लेकिन उन्हें खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी। मैंने एक बार इस बारे में जिक्र किया। मुझे लगा कि मैंने बहुत ही नरमी से बात की थी। इस पर मार्क ने कहा कि उसका पोर्टफोलियो निवेश अच्छा चल रहा है, इसलिए उसने खुद को थोड़ा बहुत ट्रीट इनाम दिया है। उसने ये बात इतने सहज आत्मविश्वास के साथ कही कि बातचीत वही खत्म हो गई। उस शुक्रवार को मैं अपनी शिफ्ट पर वापस गई, 12 मंजिलों पर पोंछा लगाया और खुद से कहा कि मुझे उसकी बात पर यकीन है। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की वह थी छुट्टियों की बात। मेरी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में मार्क और विवियन एक लंबे वीकेंड के लिए नापा घूमने गए। मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, मेरे शरीर में सूजन थी और सच कहूं तो मुझे सोफे पर आराम करना ज्यादा पसंद था। मार्क ने मुझे तस्वीरें भेजी, एक किराए की कार, एक अंगूर का बाग, विनयार्ड, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां मोमबत्तियां जल रही थी और मेजों पर सफेद चादरें बिछी थीं, और वाइन की एक ऐसी लिस्ट जिसमें कहीं भी कीमतें नहीं लिखी थी। मुझे वे तस्वीरें बहुत पसंद आईं। मैंने उसे बताया कि सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। उससे एक हफ्ता पहले ही मैंने अस्पताल की प्रीमियम बर्थिंग स्वीट, बच्चे के जन्म के लिए मिलने वाली खास सुविधा लेने से मना कर दिया था, क्योंकि हम उसके लिए लगने वाली अतिरिक्त फीस नहीं दे सकते थे। मैंने उस अंगूर के बाग वाली तस्वीर को देखा और सोचा, जरूर उसके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियोस है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जरूर वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में है। मुझे उससे इस बारे में पूछना चाहिए। मैंने कभी नहीं पूछा। तीसरी बात, जिस बात ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी, उस दिन हुई जब मैं अस्पताल से घर लौटी। हम वहां 3 दिन रहे थे, मैं, मार्क और हमारी बेटी नोरा, जो गुलाबी जोर जोर से रोती हुई और आते ही हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गई थी। अस्पताल की पार्किंग का किराया $28 रोज था। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने खुद पता किया था। मुझे ये इसलिए भी पता है क्योंकि मैं लगातार इसी तरह का हिसाब किताब लगा रही थी। वो हल्का मगर लगातार परेशान करने वाला आर्थिक तनाव, जो अब मेरी जिंदगी का एक जाना पहचाना हिस्सा बन चुका था, मैंने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान किसी ऐसी आवाज पर ध्यान देना छोड़ देता है जो हर पल उसके आसपास मौजूद रहती है। दूसरे दिन दादाजी नोरा से मिलने आए थे। उन्होंने नोरा को 20 मिनट तक गोद में थामे रखा और एक शब्द भी नहीं बोला।
ये शायद अब तक की सबसे प्यारी चीज थी जो मैंने उन्हें करते हुए देखी थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी शर्ट की तरफ, मेरी आंखों की तरफ, और अपना सवाल पूछा, और बस उसी पल मेरी पूरी जिंदगी का ताना बाना ही बदल गया। दरवाजा खुला और सबसे पहले मार्क अंदर आया, उसके पीछे पीछे विवियन। वे दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। विवियन के एक हाथ में 4 शॉपिंग बैग लटके हुए थे, नॉर्डस्ट्रॉम, नीमन मार्कस और एक छोटा सा बुटीक जिसे मैं पहचानती नहीं थी, जिसके ऊपर से टिश्यू पेपर झांक रहा था। मार्क के हाथों में भी 2 और बैग थे। वे दोनों किसी बात पर बातचीत कर रहे थे, चेहरों पर वही मुस्कान थी और उनके हावभाव से वही बेफिक्री झलक रही थी जो उन लोगों में अक्सर देखने को मिलती है जिनकी जिंदगी में सब कुछ हमेशा ही बहुत बढ़िया चलता रहता है। फिर उनकी नजर दादाजी के चेहरे पर पड़ी और उनकी हंसी अचानक थम गई। धीरे धीरे नहीं, बल्कि एकदम से। एडवर्ड, विवियन ने कहा। उसकी आवाज में अचानक सावधानी और संयम आ गया। कितना सुखद आश्चर्य है। दादाजी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वे तो बस मार्क की तरफ देख रहे थे। मार्क, बस उसका नाम। एकदम शांत, ठीक वैसे ही जैसे किसी तूफान के आने से पहले दरवाजा बंद हो जाता है। मार्क ने अपने बैग नीचे रख दिए। उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसे शायद अभी तक ये खबर ही नहीं मिली थी कि उसका अंत हो चुका है। हे एडवर्ड, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आने वाले हो। मेरी पोती के पैसे कहाँ गए? कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई, ठीक वैसी ही खामोशी जो लोग अपनी सांसें रोक लेने पर महसूस करते हैं। पिछले कुछ मिनटों से नोरा हल्की हल्की आवाज में रो रही थी। वह भी अचानक चुप हो गई, मानो उसे भी ये एहसास हो गया हो कि इस वक्त कुछ बहुत ही बड़ी घटना घट रही है। मार्क ने अपनी पलकें झपकाईं। कौन से पैसे? ऐसा मत कहो। दादाजी की आवाज का लहजा अचानक बदल गया, एक ऐसा लहजा जो मैंने उनसे पहले कभी नहीं सुना था। वो गुस्सा नहीं था, क्योंकि गुस्सा तो हमेशा जोरदार होता है। ये बात और भी ज्यादा ठंडी थी। हर पेमेंट एक जॉइंट अकाउंट में जाता था जो क्लेयर के घर के खर्चों के लिए तय किया गया था। एक ऐसा अकाउंट जिसमें तुम्हारा नाम को मैनेजर के तौर पर था। एक ऐसा अकाउंट जिस तक उसकी कभी भी अकेले पहुंच नहीं थी। मैंने मार्क की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने कहा, हालात पेचीदा थे पैसों के मामले में, मार्केट की वजह से। मैंने खुद को ये कहते हुए सुना, 3 साल। मेरी आवाज दूर से आती हुई लगी, जैसे किसी दूसरे कमरे से आ रही हो। 3 साल तक वायर ट्रांसफर होते रहे, $2,50,000 हर महीने। मैंने जोर से हिसाब लगाया, क्योंकि मुझे ये सुनना जरूरी था, यानी $8 मिलियन। वो रकम कमरे में किसी ठोस चीज की तरह मौजूद थी। मैंने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि हमारे पास पैसों की तंगी है। मार्क, जब मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब मैंने सफाई का काम करना शुरू कर दिया था। मैं किराने के बिल पर रोई थी। मैंने अपने दादाजी से माफी मांगी थी कि मैं उनसे ज्यादा मिलने नहीं आ पाती, क्योंकि मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। और तुम $8 मिलियन पर बैठे थे। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा, और उसके चेहरे पर मुझे जो दिखा वह पछतावा नहीं था। ठीक ठीक तो नहीं, वह कुछ और भी बुरा था। वह किसी ऐसे इंसान का चेहरा था जो दोबारा हिसाब लगा रहा हो। तुम नहीं समझती कि हमारी हैसियत बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत लगती है। किसकी हैसियत? इस शब्द पर मेरी आवाज लड़खड़ा गई। विवियन आगे बढ़ी। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई हुई थी, जैसा वह तब करती थी जब वह अपनी अथॉरिटी दिखाने की तैयारी में होती थी। मार्क के करियर के लिए एक खास तरह की इमेज बनाए रखना जरूरी है। उसका नेटवर्क, उसके क्लाइंट्स की मेहमानवाजी, उसका करियर। दादाजी ने कहा, उसे बीच में ही टोक देना, ठीक वैसे ही जैसे कोई पिछले 50 सालों से बोर्डरूम में लोगों को टोकता आया हो। अब उसकी समस्याओं में सबसे छोटी समस्या बनने वाली थी। मार्क ने अपना दिखावा छोड़ दिया, बस उसे जाने दिया। ठीक है। उसकी आवाज एकदम सपाट और ठंडी हो गई, जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जैसे उसके ऊपरी आकर्षण के नीचे छिपा कुछ सच आखिरकार सामने आ गया हो। ठीक है, हाँ, मैंने उन पैसों का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने उन्हें कमाया था। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या संभालता हूँ, और चुप रहने के लिए क्या करना पड़ता है, दादाजी ने कहा। मार्क रुक गया, बस यूं ही, जैसे उस हुक्म ने उसके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट कर दिया हो। अपना बैग पैक कर लो, दादाजी ने मुझसे कहा। उन्होंने एक बार भी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। तुम और नोरा आज रात मेरे साथ घर चलोगे, बाकी सब मेरे वकील संभाल लेंगे। विवियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका संयम टूट रहा था। मैं यह उसकी आंखों में देख सकता था।
उसकी गर्दन की नसों में भी। एडवर्ड, प्लीज, तुम उसे बर्बाद कर दोगे। उसकी एक इज्जत है, एक करियर है, ऐसे लोग हैं जो उस पर निर्भर हैं। अगर तुमने ऐसा किया। उसने नीचे अपनी बाह पर रखे उसके हाथ की तरफ देखा, फिर वापस उसके चेहरे की तरफ। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को लूटा है, उसने कहा। इस बात के बाद उसकी जो भी इज्जत बचती है वो उसे रख सकता है। उसने हाथ छोड़ दिया। रात 11 बजे तक हम सवाना में दादाजी के घर पहुंच गए थे। मेरा पुराना बेडरूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने शादी के समय छोड़ा था। वही रजाई, वही लैंप, ओक के पेड़ का वही नजारा जिस पर मैं बचपन में लगभग 9000 बार चढ़ा था। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। नोरा मेरी छाती पर थी और मैंने वैसी खास थकान महसूस की जैसी कोई ऐसा इंसान महसूस करता है जिसने बहुत लंबे समय से बिना जाने समझे कोई बहुत बड़ी चीज थाम रखी हो। अगली सुबह दादाजी ने मेरा परिचय पैट्रिशिया मर्सर से करवाया। पैट्रिशिया 57 साल की थीं, उनके बाल चांदी जैसे सफेद थे और वे पिछले 15 सालों से दादाजी की मुख्य वकील थीं। वे गहरे भूरे रंग के सूट पहनती थीं और बहुत ही सधे हुए और कम शब्दों में बात करती थीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई ऐसा इंसान बात करता है जो हर घंटे के हिसाब से फीस लेता हो और फालतू की बातचीत को समय की बर्बादी मानता हो। उनके पास येल यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री थी और जैसा कि दादाजी ने मुझे बाद में बताया, उन्होंने सिविल फ्रॉड का कोई भी केस कभी नहीं हारा था। वे दादाजी के डाइनिंग रूम की मेज पर मेरे सामने बैठी थीं। उनके हाथ में एक ऐसा फोल्डर था जो इतना मोटा था कि उसे हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मुझे सब कुछ बताओ, उन्होंने कहा। शुरुआत से शुरू करो, अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ना। मैंने 40 मिनट तक बात की। वे बिना सिर उठाए नोट्स लेती रहीं। उन्होंने 3 बातें साफ करने के लिए सवाल पूछे और जब मैंने अपनी बात खत्म कर ली तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारे पास पहले से क्या क्या सबूत हैं। उन्होंने फोल्डर खोला। 3 साल के वायर ट्रांसफर के रिकॉर्ड, हर पेमेंट, तारीख और समय के साथ दादाजी के अकाउंट से निकलकर घर के जॉइंट अकाउंट में जा रहा था। और फिर हर जमा रकम के 72 घंटों के अंदर ही वो रकम छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। एक प्राइवेट अकाउंट, डेलावेयर के एक बैंक में, सिर्फ मार्क के नाम पर। हमें ये अकाउंट 6 दिन पहले मिला, पैट्रिशिया ने बताया, जब तुम्हारे दादाजी ने पेमेंट कन्फर्मेशन में कुछ गड़बड़ियां देखीं और मुझे फोन किया। उन्होंने पन्ना पलटा। एक तीसरा अकाउंट भी है, विदेश में, केमन आइलैंड्स में। 18 महीनों के दौरान लगभग $1.2 मिलियन वहां ट्रांसफर किए गए थे। ये आंकड़ा सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पहले ही एक जोरदार मुक्का मारकर तुम्हें जमीन पर गिरा दिया हो और उसके बाद एक और मुक्का मार दिया हो। वे अपनी बात जारी रखे हुए थी। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट, जिनसे पता चलता था कि मार्क के प्राइवेट कार्ड्स में से एक पर विवियन कैलोवे, एक ऑथराइज्ड यूजर, अधिकृत उपयोगकर्ता के तौर पर जुड़ी हुई थी। सिर्फ एक महीने में $12,000 का खर्च। लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट, अटलांटा का एक ज्वेलरी स्टोर, बहामास में बिताए गए एक वीकेंड ट्रिप की रसीद। मार्क और विवियन की। ठीक उस समय जब मैं अपनी प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में थी और अपनी ऑब गाइनोकोलॉजिस्ट से कह रही थी कि मुझे एक टेस्ट करवाने में थोड़ी देर करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कोपे, इलाज के खर्च में अपना हिस्सा देने के पैसे नहीं थे। फिर वो आखिरी चीज पर पहुंची। उसने कहा, ये वह चीज है जो बाकी सब चीजों को बेकार बना देती है। उसने मेज पर एक प्रिंटेड ट्रांसक्रिप्ट सरका दी। विवियन के अमेज़न एको के क्लाउड बैकअप से निकाली गई टाइम स्टैम्प वाली एक बातचीत। उसकी रसोई में लगे स्मार्ट स्पीकर ने इसे अपने आप रिकॉर्ड कर लिया था। मार्क की आवाज, फिर विवियन की, फिर दोबारा मार्क की। उसे कभी पता नहीं चलेगा। बूढ़े एडवर्ड को मुझ पर पूरा भरोसा है और अगर उसे पता चल भी गया तो क्लेयर मेरा ही साथ देगी। वो हमेशा ऐसा ही करती है। मैंने इसे 2 बार पढ़ा। मेरी आंखों के किनारों पर धुंधलापन छा गया। क्या तुम ठीक हो? पैट्रिशिया ने पूछा। आगे बढ़ो, मैंने कहा। उसने मुझे पूरी योजना बताई। धोखाधड़ी, जॉर्जिया के घरेलू कानूनों के तहत वित्तीय शोषण, सिविल चोरी। वे सुबह ही केस फाइल कर देंगे और ठीक उसी समय जब कागजात उसे सौंपे जाएंगे, सुबह 9 बजे के आसपास, उसका दफ्तर 3 वित्तीय समाचार एजेंसियों को एक प्रेस रिलीज भेजेगा। मैंने फोल्डर से नजरें ऊपर उठाईं। प्रेस रिलीज क्यों? क्योंकि मार्क ने पिछले मंगलवार को 7 अंकों की एक इन्वेस्टर डील पक्की की थी। अटलांटा का एक वेंचर कैपिटल ग्रुप। $3.4 मिलियन का निवेश पक्का हो चुका है और दूसरी किस्त अभी बाकी है। उसने मेज पर अपने हाथ जोड़ लिए। उन निवेशकों को ये जानने का पूरा हक है कि जिस आदमी पर वे अपना पैसा लगा रहे हैं, उसका चरित्र कैसा है।
मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या यह केस टिक पाएगा? सिर्फ ये ट्रांसक्रिप्ट ही काफी होगी। वित्तीय रिकॉर्ड एकदम पक्के हैं। ऑफशोर अकाउंट के मामले में एक अलग संघीय जांच होगी, जो हमारे केस का हिस्सा नहीं है। उस बारे में संबंधित एजेंसी को पहले ही सूचित किया जा चुका है। उसने फोल्डर बंद कर दिया। कल दोपहर तक मार्क कैलावे की जिंदगी में हर फोन की घंटी बज रही होगी, और पिछले 3 सालों में पहली बार उसके पास किसी भी फोन का कोई जवाब नहीं होगा। उस रात मैं रात के 1:20 अपने दादाजी के किचन में बैठी थी। मेरे बगल में पालने में नोरा थी और एक कप चाय। मुझे अब किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा था, और मैं अपने उस रूप के बारे में सोच रही थी जिसने 6 महीने की गर्भवती होने पर भी फर्श पर पोंछा लगाया था, और उस अतिरिक्त मेहनत के लिए खुद को शुक्रगुजार महसूस किया था। मैंने सोचा कि शर्म कैसे काम करती है, कैसे वह चुपके से आपके अंदर घर कर जाती है और आपको ये महसूस कराती है कि ये समस्या आपकी है और इसे आपको ही सुलझाना है। वह आर्थिक चिंता, किराने के सामान का हिसाब किताब, वे उधार के मैटरनिटी कपड़े जिनके बारे में मैंने खुद से कहा था कि वे ठीक हैं, वे बस कुछ समय के लिए हैं, वे तो बस जिंदगी बनाने का एक हिस्सा है। मैंने इस बात का बहुत ध्यान रखा था कि दादाजी से मदद न मांगूं। इस बात का बहुत ध्यान रखा था कि ऐसा न लगे कि मैं चीजों को संभाल नहीं पा रही हूँ। मुझे उस चीज पर बहुत गर्व था जिसे मैं अपनी आत्मनिर्भरता समझती थी। वो आत्मनिर्भरता नहीं थी, वह तो इतनी चालाकी से की गई लूट थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा खून बह रहा है। उस रात मार्क ने 7 बार फोन किया। मैंने अपनी स्क्रीन पर उसका नाम आते जाते देखा, और मुझे बस एक गहरी, हड्डियों तक समाई हुई थकान महसूस हुई। अगली सुबह भी वो फोन कर रहा था। तभी सुबह 9:02 पैट्रिशिया ने मुझे एक छोटा सा मैसेज भेजा। नोटिस मिल गया। मैंने फोन नीचे रख दिया और नोरा की उंगलियों को देखा जो मेरी उंगलियों से लिपटी हुई थी। सुबह 9:08 विवियन का फोन आया। फोन कान पर लगाने से पहले ही मुझे उसके चीखने की आवाज सुनाई दे गई, इसलिए मैंने फोन को दूर हटा लिया और उसकी जगह नोरा की पलकों को देखने लगी। वॉइसमेल। सुबह 10:15 पैट्रिशिया ने फिर मैसेज किया। मुख्य निवेशक का फोन आया था। वो पीछे हट रहा है। दोनों किश्तें। दोपहर के खाने से पहले ही $3.4 मिलियन डूब गए। सुबह 10:52 डेविड पार्क नाम के एक आर्थिक पत्रकार ने, जिसका नाम अटलांटा बिजनेस क्रॉनिकल में छपता था और जिसे दक्षिण पूर्वी बाजारों की रिपोर्टिंग का 15 साल का अनुभव था, सीधे मेरे दादाजी को फोन किया। उसे प्रेस रिलीज मिल चुकी थी। उसके पास कुछ सवाल थे। दादाजी ने उसे पैट्रिशिया के पास भेज दिया। बाद में मुझे पता चला कि पैट्रिशिया उस समय पहले से ही एसोसिएटेड प्रेस के साथ दूसरी कॉल पर थी। सुबह 11:58 मेरी स्क्रीन पर मार्क का नाम चमक उठा। फोन की घंटी बजने तक मैं बस उस नाम को घूरती रही। फिर मैंने फोन को उल्टा करके मेज पर रख दिया और मैंने थोड़ी और चाय बनाई। उसके बाद के हफ्तों में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव था, जैसे किसी तूफान के गुजर जाने के बाद का सन्नाटा। सब कुछ एकदम शांत और बेजान सा था। मैं एक ही समय पर बच्चे के जन्म और अपनी शादी दोनों से उबरने की कोशिश कर रही थी। ये एक खास तरह की थकावट थी जिसका कोई नाम मुझे पता नहीं है। मार्क ने मुझसे संपर्क करने की जो कोशिशें की, वे अलग अलग चरणों से गुजरी, इतनी पहले से पता चलने वाली कि अगर ये मेरी अपनी जिंदगी न होती तो ये लगभग किसी मेडिकल केस जैसी लगती। सबसे पहले फोन कॉल और मैसेज आए, दर्जनों की संख्या में। उनमें माफी मांगने से लेकर सफाई देने तक, और आखिर में अपना हक जताने वाले मैसेज थे। तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए। तुम्हारे दादाजी तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहे हैं। तुम्हें बाद में इस पर पछताना पड़ेगा। मैं उन मैसेज को वैसे ही पढ़ती थी जैसे कोई ऐसी जगह का मौसम का हाल पड़ता है जहां उसे जाना ही न हो, सिर्फ जानकारी के लिए, कोई निजी बात नहीं। उसके वकील ने कुछ चिट्ठियां भेजी। पैट्रिशिया ने उन्हें वापस भेज दिया, हर बार उनके साथ थोड़े ज्यादा दस्तावेज लगाकर। मैं समझ गई कि यह उनका ये बताने का तरीका था कि हमारे पास उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सबूत मौजूद हैं, और उन्हें धीरे धीरे ये बात साफ करने में मजा आ रहा था। फिर मार्क ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने पूरी स्थिति का माहौल ही बदल दिया। वह अपनी कंपनी के हर 3 महीने पर होने वाले चैरिटी डिनर में गया। यह उन ब्लैक टाई औपचारिक पार्टियों में से एक थी जहां असल में चैरिटी वाला हिस्सा शाम का सिर्फ 15% होता है और बाकी 85% समय लोग अपने जान पहचान के दायरे, नेटवर्किंग को बढ़ाने में लगाते हैं। उसके निवेशक, उसके पार्टनर, उसके पेशेवर जान पहचान वाले सभी एक ही कमरे में मौजूद थे। जाहिर है उसने ये तय कर लिया था कि बचाव करने से बेहतर है कि हमला किया जाए। इसलिए वह 200 लोगों के सामने खड़ा हुआ और कहा कि उसकी पत्नी बच्चे के जन्म के बाद मानसिक रूप से टूट गई थी और उसे छोड़कर चली गई।
कि उसने बिना किसी वजह के उसकी बेटी को उससे छीन लिया और कि उसने जानबूझकर उसके ससुर, मेरे दादाजी, को भी उसके खिलाफ भड़का दिया। 200 लोग। उनमें से 4 लोग मेरे दादाजी के बिजनेस पार्टनर थे, 3 लोग उनके क्लब के पुराने दोस्त थे और एक महिला उसके मुख्य वकील की पत्नी थी, जो किसी दूसरी लॉ फर्म में काम करता था। अगले दिन सुबह 7-8 बजे तक मेरे फोन पर 12 लोगों के वॉइसमेल आ चुके थे। ये वे लोग थे जिनसे मैं पिछले कुछ सालों में दादाजी के यहाँ होने वाले डिनर और पार्टियों में मिली थी। ये वे लोग थे जिन्हें मैं हमेशा से ही तहजीब के साथ दूरी बनाए रखने वाले लोगों के तौर पर देखती आई थी, क्योंकि मैं उम्र में छोटी थी और क्योंकि मैं बस दादाजी की पोती भर थी। लेकिन अब वे लोग मुझे फोन करके कह रहे थे कि उन्होंने सुन लिया है कि मार्क ने क्या कहा है और वे चाहते थे कि मुझे ये पता चले कि वे मेरी तरफ से बात करने के लिए तैयार हैं, जरूरत पड़ने पर गवाही देने के लिए भी, और जिस भी तरह से मेरी मदद हो सके उस तरह से मदद करने के लिए भी। 12वां वॉइसमेल कॉन्स्टेंस ब्यूमोंट नाम की एक महिला का था, जो 81 साल की थी और मेरे दादाजी को 40 साल से जानती थी। जाहिर है उन पुरुषों के बारे में उनकी एक बहुत ही पक्की राय थी, जो सबके सामने अपनी पत्नियों के बारे में झूठ बोलते थे। उन्होंने कहा, पैट्रिशिया से कहो कि मुझे फोन करे। मेरी याददाश्त बहुत तेज है और मेरे पास एक बहुत बड़ी एड्रेस बुक है। मैं काफी समय से इन दोनों का इस्तेमाल करने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। मैंने वो वॉइसमेल पैट्रिशिया को सुनाया, जो ये सुनकर कुछ इस तरह मुस्कुराई जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, कॉन्स्टेंस ब्यूमोंट, बहुत बढ़िया। क्या तुम उन्हें जानती हो? वह पिछले 30 सालों से 3 बड़े चैरिटी फाउंडेशन के बोर्ड में रही हैं। 200 मील के दायरे में मौजूद हर पत्रकार और डोनर के साथ उनके अच्छे संबंध है। पैट्रिशिया ने अपने लैपटॉप पर एक नया डॉक्यूमेंट खोला। मार्क ने केस की जगह चुनने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी दोपहर हमारी फाइलिंग में मानहानि, डेफेमेशन का पहलू भी जोड़ दिया गया। पैट्रिशिया ने बिजनेस क्रॉनिकल के डेविड पार्क से संपर्क किया, जो पहले से ही अपनी रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, और मुझे बताया गया कि अब वे इसे एक लेख से बढ़ाकर 3 हिस्सों की एक सीरीज बनाने जा रहे थे। आपातकालीन सुरक्षा आदेश, इमरजेंसी प्रोटेक्टिव ऑर्डर के लिए सुनवाई नोरा के जन्म के 17 दिन बाद हुई। कोर्टरूम मेरी उम्मीद से छोटा था, लकड़ी के पैनल वाला, व्यवस्थित, एक ऐसा कमरा जो इंसानी नुकसान से जुड़े मामलों को बड़े पैमाने पर निपटाता है, लेकिन अपनी प्रक्रियागत शांति नहीं खोता। सुनवाई की अध्यक्षता जज डायने ओकाफोर कर रही थी। वे 11 साल से चैथम काउंटी बेंच पर थीं और पैट्रिशिया के अनुसार उन्हें वित्तीय दुर्व्यवहार के ऐसे मामलों से खास तौर पर और स्पष्ट रूप से चित थी, जिनमें दस्तावेज साफ होते थे, लेकिन आरोपी, डिफेंडेंट, पछतावा करने के बजाय ढिठाई दिखाता था। मार्क अपने वकील जेराल्ड हेस्टिग्स के साथ आए। जेराल्ड ने बहुत बढ़िया सूट पहना था और उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उन्होंने सारे सबूत देख लिए हों और अब वे अपने अगले केस के बारे में सोच रहे हों। पैट्रिशिया ने एग्जिबिट से लेकर एग्जिबिट एम तक वायर ट्रांसफर, खाते के रिकॉर्ड, डेलावेयर खाता, केमन खाता, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट और एको की ट्रांसक्रिप्ट सब पेश किए। जेराल्ड हेस्टिग्स ने 2 बार आपत्ति जताई। जज ओकाफोर ने दोनों में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। जब मार्क की बारी आई तो जेराल्ड ने ज्यादा संपत्ति वाले लोगों के वित्तीय प्रबंधन की जटिलताओं, वैवाहिक खातों की प्रकृति और सहमति के सवाल पर तर्क दिया। तकनीकी रूप से उनका तर्क सही था, लेकिन उनके पास एग्जिबिट जी, जो कि ट्रांसक्रिप्ट थी, और एग्जिबिट एल, जो कि ऑफशोर खाते के दस्तावेज थे, का कोई जवाब नहीं था। IRS की वित्तीय अपराध इकाई के फेडरल जांचकर्ता एजेंट थॉमस राइली ने उस समय तक इन दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से चिन्हित कर लिया था और वे एक अलग लेकिन समानांतर रास्ते पर इनकी जांच कर रहे थे। जज ओकाफोर ने आपातकालीन आदेश जारी कर दिया। उन्होंने बेंच से एक टिप्पणी भी की, जिसे पैट्रिशिया ने बाद में मुझे बताया कि वो असामान्य थी। आमतौर पर जज रिकॉर्ड में दर्ज वित्तीय नियंत्रण के सुनियोजित और लगातार स्वरूप के बारे में अपनी टिप्पणियां केवल प्रक्रियागत स्तर तक ही सीमित रखते हैं। जब हम कोर्टरूम से बाहर निकल रहे थे तो मार्क ने मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इस बात पर गौर किया। बिजनेस क्रॉनिकल में वह रिपोर्ट गुरुवार को छपी। डेविड पार्क के नाम से छपी वह रिपोर्ट डिजिटल रूप से अबव द फोल्ड वेब पेज के ऊपरी हिस्से में दिखाई दी। उसका शीर्षक था, दूसरा खाता, दी अदर अकाउंट, कैसे सवाना के एक फाइनेंस मैनेजर ने 3 साल में $8 मिलियन और पारिवारिक फंड को दूसरी जगह भेज दिया। वह रिपोर्ट बहुत सावधानी से तैयार की गई थी। उसमें पुख्ता स्रोत थे और वह काफी विस्तृत थी। उसमें डेलावेयर खाते का जिक्र था। उसमें केमैन खाते का भी जिक्र था। इसमें 3 ऐसे निवेशकों का जिक्र था जिन्होंने या तो मार्क की कंपनी से अपना नाता तोड़ लिया था या उसे रोक दिया था। इसमें मेरी तरफ से पैट्रिशिया का एक बयान शामिल था
और जेराल्ड हेस्टिक्स का भी एक बयान था जो 4 वाक्यों का था और जिसमें असल में कुछ भी खास नहीं कहा गया था। शुक्रवार सुबह तक ये खबर एसोसिएटेड प्रेस तक पहुंच चुकी थी। शुक्रवार दोपहर तक ये 3 फाइनेंशियल न्यूज एग्रीगेटर्स और 2 आम खबरों वाली वेबसाइटों पर आ चुकी थी। मार्क की कंपनी में 9 कर्मचारी थे। अगले सोमवार तक उनमें से 6 ने इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान उसकी माँ विवियन ने मुझे 2 बार और फोन किया। पहली बार मैंने फोन नहीं उठाया और कॉल वॉइसमेल पर चला गया। उसका मैसेज काफी लंबा था और उसमें कभी गुस्सा तो कभी मिन्नतें करने का लहजा था, जिससे मुझे ये साफ समझ आ गया कि उसे कहीं न कहीं अपने मन की किसी गहरी तह में यह एहसास हो गया था कि उसके ऑथराइज यूजर कार्ड और एको ट्रांसक्रिप्ट की वजह से उसकी अपनी स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा है। दूसरा फोन एपी में खबर छपने के अगले दिन आया और इस बार मैंने फोन उठा लिया, इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ कहना था, बल्कि इसलिए कि मैं ये सुनना चाहती थी कि वह माफी मांगेगी या अपनी बात पर अड़ी रहेगी। वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। उसने कहा कि मार्क ने तो हमेशा हमारे परिवार का ही भला चाहा है और उसने कहा कि मुझे उससे बात करनी ही चाहिए। विवियन, मैंने कहा, तुम उसके कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी, उसी कार्ड का जिसमें वो पैसा जमा होता था जिससे मेरा बिजली का बिल भरा जाना था। उसने फोन काट दिया। सुनवाई के 3 महीने बाद एक शनिवार की सुबह मैं दादाजी के बरामदे में बैठी थी। मेरी गोद में नोरा थी और मेरे बगल में रेलिंग पर रखी कॉफी ठंडी हो रही थी। तभी दादाजी बाहर आए और मेरी कुर्सी के ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। हम कुछ देर तक सड़क की तरफ देखते रहे। उस पुराने मोहल्ले की जानी पहचानी आवाजें, चिड़ियों की चहचहाट, कहीं दूर पानी छिड़कने वाले स्प्रिंकलर की आवाज और साइकिल चलाता हुआ कोई बच्चा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। मुझे शुरू से ही इस मामले को अलग तरीके से संभालना चाहिए था। एक ऐसा सीधा साधा अकाउंट जो सिर्फ तुम्हारे नाम पर होता। मैंने उस पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि तुम उससे प्यार करती थी। मैंने अपने खुद के विवेक के बजाय तुम्हारे फैसले पर भरोसा कर लिया। यही मेरी सबसे बड़ी नाकामी थी। दादाजी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। वो सड़क की तरफ ही देख रहे थे। मैंने खुद को ये तसल्ली दी कि वो पैसा तुम्हारी शादी को दिया गया एक तोहफा था, सिर्फ तुम्हें अकेले नहीं। मैंने सोचा कि उस पैसे का हिसाब किताब तुम दोनों मिलकर रखोगे, क्योंकि शादियां तो ऐसे ही चलती है। मैंने खुद को न जाने कितनी ही बातें कहकर समझाया, जो असल में बस बहाने ही थे, ताकि मुझे इस मामले की तह तक न जाना पड़े। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मुझे माफ करना, क्लेयर, सफाई के काम के लिए, किराने के बिलों के लिए और हर उस पल के लिए जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया और सोचा कि इसे ठीक करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मेरा गला रुंध गया। मुझे पता नहीं था, मैंने कहा। मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता था और इसी वजह से ये सब ठीक हो पाया। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा। उसे भरोसा था कि हम दोनों में से कोई भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। हम कुछ देर तक बस चुपचाप बैठे रहे। पैट्रिशिया का कहना है कि सिविल रिकवरी का मामला काफी मजबूत है। मैंने कुछ देर बाद कहा, हाँ, है। घरेलू खातों और ऑफशोर रिकवरी दोनों को मिलाकर उन्होंने केमन अकाउंट फ्रीज कर दिया है। फेडरल मामला आगे बढ़ रहा है। आखिरकार आपको इसका ज्यादातर हिस्सा मिल जाएगा। शायद 18 महीने लगें। उसने अपनी कॉफी उठाई। बाकी पैसा मानहानि के निपटारे से आएगा। जेराल्ड हेस्टिक्स ने पिछले हफ्ते पैट्रिशिया को फोन किया था। मार्क चाहता है कि डिस्कवरी से पहले ही मामला सुलझ जाए। पैट्रिशिया ने मना कर दिया। हाँ, उसने मना कर दिया। दादाजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा कि इस मोड़ पर निपटारे के बजाय डिस्कवरी ज्यादा फायदेमंद होगी। जाहिर है, जेराल्ड काफी जल्दी मान गया। एपी के लेख में चैरिटी डिनर में दी गई स्पीच का जिक्र था। लेख छपने के बाद के 2 हफ्तों में मार्क के बचे खुचे पेशेवर रिश्ते लगभग खत्म हो चुके थे। वेंचर कैपिटल ग्रुप ने न सिर्फ अपना निवेश वापस ले लिया था, बल्कि अपनी तरफ से एक सिविल केस भी दायर कर दिया था, जिससे कानूनी मुश्किलों का एक और मोर्चा खुल गया था। एजेंट राइली की फेडरल जांच अलग से चल रही थी, जिसकी समय सीमा के बारे में पैट्रिशिया ने कहा था कि ये धीमी जरूर है, लेकिन इसका नतीजा आना तय है। मार्क की फर्म औपचारिक रूप से बंद हो चुकी थी। पिछले हफ्ते के कानूनी कागजों के मुताबिक वह मैरिएटा में एक छोटी अवधि के किराए के मकान में रह रहा था और उसने सुरक्षा आदेश में बदलाव की गुजारिश की थी, ताकि उसे नोरा से निगरानी में मिलने की इजाजत मिल सके। पैट्रिशिया ने इसके जवाब में एक जवाबी प्रस्ताव दिया था, जिसमें कुछ ऐसी शर्तें थीं जिन्हें उसने मेरे सामने, अगर वो सचमुच गंभीर है तो पूरी की जा सकने वाली, और अगर वो गंभीर नहीं है तो स्थिति साफ करने वाली, बताया था। मुझे उससे नफरत नहीं थी। इस बात ने मुझे किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा हैरान किया। मुझे उम्मीद थी कि इस खुलासे के बाद मेरे अंदर गुस्से की एक तेज आग भड़केगी,
जिसमें जलकर मैं खुद को शुद्ध कर लूंगी और फिर एक नए इंसान के तौर पर बाहर निकलूंगी। लेकिन असल में मुझे जो महसूस हुआ वो था एक तरह का हल्कापन, ठीक वैसे ही जैसे कोई बहुत भारी बैग कंधे से उतार कर रख दे, जिसे मैं इतने लंबे समय से ढो रही थी कि भूल ही गई थी कि वह मेरे साथ है। मैंने उस औरत के बारे में सोचा जिसने अपनी प्रेगनेंसी के तीसरे चरण में भी फर्श पर पोंछा लगाया था और अपनी काम करने की रफ्तार पर गर्व महसूस किया था, जिसने दादाजी से मिलने न आ पाने के लिए माफी मांगी थी, जिसने रेस्टोरेंट में बैठे बैठे मन ही मन हिसाब किताब लगाया था और इसे सावधानी बरतना नाम दिया था। वो भोली नहीं थी, उसे तो ऐसे इंसान ने धोखा दिया था जिसने उसके भरोसे का गहराई से अध्ययन किया था और उसे महज एक संसाधन की तरह इस्तेमाल किया था। इन दोनों बातों में फर्क है। इस फर्क को पूरी तरह समझने और आत्मसात करने में मुझे थोड़ा समय लगा। पैट्रिशिया के उस ट्रांसक्रिप्ट को मेज पर सरकाने के 6 महीने बाद मैंने सवाना में दादाजी के घर से महज 3 ब्लॉक दूर एक छोटे से मकान का किरायानामा लीज साइन किया। उसमें 3 बेडरूम थे, एक आंगन था और रसोई में सिंक के ठीक ऊपर एक खिड़की थी जहां से सुबह की धूप सीधे अंदर आती थी। मैंने दोबारा पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। मेरा बैकग्राउंड नॉन प्रॉफिट डेवलपमेंट में है, जिसे मैंने तब रोक दिया था जब मार्क ने सुझाव दिया था कि मैं घर पर ध्यान दूं। अब मैं उसे धीरे धीरे अपने हिसाब से फिर से शुरू कर रही हूँ। नोरा 6 महीने की है। उसकी आंखें उसके परदादा जैसी हैं, भूरे रंग की और गहरी, और उसे ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो उन्हें थोड़ी देर तक देखती रहे तो वे उसे हंसाने की कोशिश में खुद ही मजाक का पात्र बन जाएंगे। अब मैं हर दिन मार्क के बारे में नहीं सोचती। कुछ हफ्तों तक तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, और यह अपने आप में एक तरह की रिकवरी जैसा लगता है। जब भी कोई नई जानकारी मिलती है तो पैट्रिशिया मुझे ईमेल करके बताती रहती है। फेडरल जांच अभी भी चल रही है। सिविल रिकवरी का काम भी सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मानहानि का मुकदमा अब ट्रायल की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मार्क अपनी पुरानी आदत के मुताबिक शायद अब भी यही मानता है कि वह कुछ न कुछ जीत सकता है। जेराल्ड हेस्टिग्स मुझे चिट्ठियां भेजते रहते हैं जिनके बारे में पैट्रिशिया का कहना है कि उनमें अब पहले जैसी जान नहीं रही। वे अब काफी थकीत सी लगती है। मार्क से सीधे तौर पर मुझे जो आखिरी बात सुनने को मिली थी वह 4 महीने पहले की एक वॉइसमेल थी। उस वॉइसमेल में उसने कहा था कि वो चाहता है कि मैं ये समझूं कि उसने कुछ गलतियां जरूर की हैं, लेकिन वो हमेशा मुझसे प्यार करता रहा है। उसने ये भी उम्मीद जताई थी कि हमारी बेटी के भविष्य और उसकी स्थिरता को ध्यान में रखते हुए मैं कभी न कभी उसे अपने दिल से माफ कर दूंगी। वो वॉइसमेल बहुत ही सोच समझकर तैयार की गई थी। मैं साफ साफ महसूस कर सकती थी कि उसे तैयार करने में कितनी मेहनत की गई होगी। मैंने उसे अपने लिए नहीं बल्कि नोरा के लिए सहेज कर रख लिया, ताकि जब वो इतनी बड़ी हो जाए कि अपने पिता के बारे में सवाल पूछ सके तो वो खुद सुन सके कि जब उसके पिता अपनी गलतियों पर पछतावा जाहिर कर रहे थे तब उनकी आवाज कैसी लग रही थी, और फिर वो खुद ही यह तय कर सके कि उसे उन बातों पर कितना भरोसा करना चाहिए। मार्क जैसे लोगों की यही तो फितरत होती है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उनका जो अगला रूप सामने आएगा वही तुम्हें पूरी तरह से मना लेगा। विवियन के स्मार्ट स्पीकर में रिकॉर्ड हुई उस बातचीत में उसने कहा था कि मैं हमेशा उसी का साथ देती थी। 3 साल तक तो वो सही था, लेकिन हमेशा शब्द की एक खासियत ये भी होती है कि उसे झूठा साबित करने के लिए बस एक बार काफी होता है। और मेरे पास एक ऐसे दादाजी थे जिनके पास फोन था, और एक ऐसा वकील था जो मुकदमों को तो नाश्ते की तरह चट कर जाता था, और बस इतना ही काफी था।